करें काम शुरू। ओके, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, उसमें क्या क्या पढ़ लिया हमने? फोर्स पढ़ लिया कि कौन कौन से बेसिक फोर्सेस हैं इन नेचर, फिर सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं वो भी देख लिया, और फिर सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली और सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास को यूज़ करके या बाकी की चीज़ें यूज़ करके हमने सीखा रिड्यूस्ड मास क्या होता है। रिड्यूस्ड मास मतलब कि आप टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिप्लेस कर देते हो। और उसमें हमने एक बात सीखी कि अगर मान लो दो बॉडीज़ हैं और एक हैवी बॉडी है मास m की और एक लाइटर बॉडी है मास स्मॉल m की, तो हैवियर बॉडी की वजह से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, वो उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कल वाले लेक्चर में हमने सीखा था। और उसकी वजह से, उसके ऊपर शिफ्ट होने की वजह से ऐसे लगेगा जैसे लाइटर बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड द हैवियर वन। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमने क्या बनाई थी? आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही स्टडी करने वाले हैं, इक्वेशन ही स्टडी करेंगे। तो उसकी इक्वेशन हमने क्या बनाई थी? हमने इक्वेशन बनाई थी म्यू और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन है जो कि म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला हमने सीखा था 1 बाई म्यू इज इक्वल टू 1 बाई, और यहाँ पे क्योंकि m1 जो है वो एक स्मॉल m है एक कैपिटल M है और दिस इज मच मच ग्रेटर देन दिस, सो म्यू विल बी नियरली इक्वल टू स्मॉल m, है ना, ये चीज़ है। तो ये हमने पढ़ लिया कल। इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर और आर कैप। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हम एक वेक्टर को 1 से 2 की तरफ का डायरेक्शन लेते हैं और ये अगर आर कैप है तो इस पे फोर्स जो लग रहा है छोटे वाली बॉडी पे वो अंदर को लग रहा है ना, ऑपोजिट लग रहा है, तो हमने माइनस ले लिया यहाँ पे। ओके, और क्योंकि ये एफ आर है, आर वाला पार्ट है, तो इसे आप माइनस के साथ एफ आर भी पुट कर सकते हो, विच इज़ माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर स्क्वायर, इसे एफ आर भी पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू एफ आर आर कैप। यहाँ तक ठीक है, सिंपल ही है। ओके, अब क्या करें, आगे क्या करें? तो आगे देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसमें, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? सेंट्रल फोर्स है, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ and it is a central force, conservative in nature with the constant angular momentum and a motion is confined to a plane। तो अगर ये मोशन सर्कुलर मोशन confined to a plane है, ऐसे confined to a plane है, तो फिर कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज करने चाहिए? अगर कोई बॉडी एक सर्कल में घूम रही है, सर्कल मतलब प्लेन हो गया, प्लेन में अगर सर्कल में घूम रही है तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना चाहिए? एक्स वाई। अगर वो बॉडी प्लेन में सीधा जा रही है तो एक्स वाई यूज करना चाहिए। अगर वो प्लेन में घूम रही है तो कौन सा सिस्टम? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर और थीटा। ठीक है, तो क्योंकि मोशन इज कन्फाइंड टू अ प्लेन, कन्फाइंड टू अ प्लेन, तो आपको कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए? आपको सिस्टम यूज करना चाहिए प्लेन पोलर। अगर मोशन होता स्पेस में पोलर कोऑर्डिनेट्स और वो घूम रहा होता, रोटेशन वाला होता, तो हम यूज करते स्फेरिकल पोलर। और दोनों में से अगर कोई भी मोशन लीनियर होता, चाहे 2 डायमेंशनल चाहे 3 डायमेंशनल, फिर हम यूज करते हैं कार्टेशियन, एक्स वाई या एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम आर एंड थीटा। क्लियर है क्यों जा रहे हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? ओके, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेलरेशन भी लिखी थी हमने, पहले चैप्टर में प्रूव किया था, निकाला था ना एक्सेलरेशन। आर वेक्टर को आर आर कैप लिखा था, फिर वेलोसिटी निकाल ली थी। वेलोसिटी में क्या किया था? उसका डेरिवेटिव,
जिसमें आर कैप का भी डेरिवेटिव देखा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वैल्यू निकाली थी कुछ, याद है कुछ कुछ? भूली बिसरी बातें पुराने ज़माने की, है ना? तो कुछ आर डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट, नकल मारोगे? हाँ, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आर कैप का कोएफिशिएंट है, अपने आप कोशिश करो, और 2 आर डॉट थीटा डॉट माइनस, नकल मार के बोल रहे हो कि नहीं निकालना ही नहीं। अच्छा निकाला ही नहीं? चलो एक बार चेक कर लो, देख लो अपने नोट्स में, देख लो नोटबुक्स में, देख लो बुक में, देख लो जहाँ पे भी। तो ये एक्सप्रेशन था कुछ एक्सेलरेशन का, ठीक है, जिसमें आर कैप का कोएफिशिएंट है और थीटा कैप का कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन में ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, ठीक? तो मैं इसे क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ, देख लो, ठीक है ना? कोई गलत तो नहीं लिखवा दिया आपने मेरे को? सही लिखवाया है? तो ये हो गया म्यू, और इस तरफ भी मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ म्यू और इंटू एक्सेलरेशन है, मास से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम में, तभी तो फोर्स बनेगा। और इक्वल टू किसके होगा? इक्वल टू होगा एफ आर कैप, इसके इक्वल होगा, राइट? तो अब दोनों साइड्स पे कंपेयर करो, अगर एक साइड एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, दूसरी साइड भी आर कैप, तो यानी कि ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, और थीटा कैप के साथ वाली दूसरी तरफ भी थीटा कैप के साथ वाली इक्वल होंगी। थीटा कैप के साथ क्या है? 0। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ से, पहली बनेगी ये वाली, दिस इज इक्वल टू एफ आर, तो मैं लिखूंगा म्यू माइनस कहाँ से आया? ओके, और दूसरी इक्वेशन है म्यू मैं छोड़ दूंगा बाद में, इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया? तो ये दोनों इक्वेशंस हाईलाइट करने वाली हो गई। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ये दोनों आपको हर टाइम पे याद होनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक बार इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि ये क्या बोल रही है। फिगर का और इसका, इनका तो कुछ हमें लेना देना ही नहीं लग रहा, फिगर पता ही है, एक बॉडी दूसरे के राउंड घूम रही है, बस क्या देखेंगे इसमें। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाद में वहाँ पे लिख लेंगे, स्पेशल बना के लिख लेंगे। ओके, तो क्या होगा, कुछ कर सकते हो इसका, बताओ, कुछ कर सकते हो क्या? इधर उधर कुछ तो लेके जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, म्यू भी भेजते नहीं है, रुको रुको रुको, ये भी ठीक है, म्यू भी नहीं भेजता मैं, तो मैं लिख लेता हूँ इसे 2 म्यू, म्यू मैंने लगा लिया वापस से, ठीक है, आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर म्यू, हाँ म्यू भी आएगा, बिल्कुल आएगा, थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं इसे तो ये जो है ना थीटा डबल डॉट, थीटा डॉट का टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये जो है ना आर, इसका टाइम डेरिवेटिव है आर डॉट। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने आर का डेरिवेटिव ले लिया, थीटा डॉट को सेम रख लिया, और दूसरी बार हमने थीटा डॉट का डेरिवेटिव ले लिया और आर को सेम रख लिया, इजंट इट? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आर से दोनों तरफ, इज इट ओके? आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसकी ब्यूटी देखो, अगर मैं म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट का डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो क्या आएगा, म्यू कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r डॉट, 2r डॉट और थीटा डॉट सेम रहेगा, प्लस म्यू तो सेम रहेगा, आर स्क्वायर सेम रहेगा और थीटा डॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा थीटा डबल डॉट, और दिस विल बी इक्वल टू 0। यही है ना ऊपर। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस, द होल टर्म कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ दिस। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। याद है, नहीं याद, बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो L का फॉर्मूला आपने जो पढ़ा हुआ है वो या तो R क्रॉस P याद होगा आपको, या फिर हो सकता है आपको MVR भी याद हो। MVR तो हमने सीखा भी था कि अगर आप हाथ खोल के घूमोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि R ज़्यादा है, और R अगर कम रख के घूमोगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ऐसी कंजर्वेशन होगा। तो MVR याद है तो आपको V और ओमेगा का भी रिलेशन याद होगा पक्का, V इज इक्वल टू R ओमेगा, और यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या, d थीटा बाई dt है ना, d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा डॉट, तो mr स्क्वायर, m की जगह म्यू है, रिड्यूस मास, तो mr स्क्वायर थीटा डॉट इज एक्चुअली द एंगुलर मोमेंटम, और वो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट है, 0 है, तो यानी कि L जो है 0 इम्प्लाइज L जो है वो कंजर्व रहता है। तो हमने पहले भी प्रूव कर लिया था टॉर्क वगैरह लेके कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है सेंट्रल फोर्सेस में, लेकिन एक बार इक्वेशन से इससे भी प्रूव कर लिया कि एक इक्वेशन, दोनों में से एक इक्वेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करती है। ठीक है, और क्या चीज़ कंजर्व रहती है मोशन में, और क्या चीज़ कंजर्व रहती है, यस सोचो बताओ, और क्या कंजर्व रहता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना। तो ये दूसरी इक्वेशन जो है वो उसके बारे में बताएगी, हमें उसके बारे में बताएगी। ठीक, तो हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू, लगा देता हूं मैं, म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एफ आर। इज इट ओके, सेकेंड इक्वेशन ओके। क्या कर सकते हैं इसमें, थीटा डॉट पुट कर सकते हैं यहां से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे से अगर देखोगे तो L कितना है, म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो थीटा डॉट कितना हुआ, L बाई म्यू आर स्क्वायर। देखो वजह क्या है, थीटा डॉट को हम हर जगह एलिमिनेट करेंगे। वजह क्या है कि हम 2 4 5 वेरिएबल, जितने वेरिएबल अपनी इक्वेशन में लेके आएंगे उतनी ही प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट की टर्म्स में बदल दो उसे तो क्या होगा, काम आसान हो गया हमारा। तो थीटा डॉट के साथ डील करना हर पॉइंट पे मुश्किल है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के साथ डील करना बड़ा आसान है क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये कांस्टेंट रहता है, इसकी टर्म्स में लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा वेरिएबल, इसमें आर वेरिएबल है ना, तो हम आर में बात करना चाहते हैं तो सब कुछ आर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो म्यू आर डबल डॉट, कोई दिक्कत है किसी भी तरह की, अगर लगे कि नहीं जी धक्का हो रहा है, क्यों करें, ऐसा नहीं करना, मैं तो किसी और तरीके से करना है, वो भी कर सकते हैं हम, बता देना, मन मार के मत करना आर्टिकल कि जहाँ दिल करता है। केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, कहीं से भी कोई भी कुछ भी घुस के नहीं आ सकता ऐसे कि जहाँ दिल करे, जिसका मन करे उसे लगा दो। ठीक है, एक एक एक्सप्रेशन के पीछे, एक एक स्टेप के पीछे प्रॉपर लॉजिक है हमारे पास कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इसी आर्टिकल में से पहले ये भी आ सकता है कि इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को, रेडियल वाले पार्ट को और इसको पार्ट को अलग अलग लिखो। लिख दिया हमने, 2 इक्वेशंस लिख दी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स, in case of reduced mass problem, in case of the problem where one body is revolving around the other body, ऐसा भी आ सकता है, तो हम ये वाला कर देंगे। ठीक है, अगर सिंपल सेंट्रल फोर्स से पूछा है 1 नंबर में तो वो वाला करेंगे जो पहले करवाया था। ओके, इसके आगे कुछ हो सकता है, सॉल्व करें। म्यू यहाँ R4 होगा ना, तो मैं एक काट दूंगा, और म्यू स्क्वायर भी होगा तो एक म्यू भी काट देता हूँ मैं, तो हो जाएगा L स्क्वायर बाई म्यू आर क्यूब प्लस एफ ऑफ आर। क्लियर है? ओके, फोर्स को अगर मैं एफ ऑफ आर को माइनस करली यू बाय करली आर लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, इसको भी लिख सकते हैं कुछ इसी फॉर्म में कि कोई ऐसा फैक्टर लगा दूं मैं, कोई ऐसा फैक्टर लगा दूं जिसका नेगेटिव ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट लूंगा, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू आर लूंगा, तो क्या है, यही वाली टर्म आ जाए। हाँ हाँ, नहीं, अगर आप dl/dt लिखोगे तो वो फोर्स नहीं रहा, टॉर्क बन गया। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। अगर आप dl/dt को L को R क्रॉस P करके करोगे तो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट से उठा के अपॉन में नहीं लेके जा सकते, वो फिर आप टेंसर्स में फंस जाओगे। ठीक है, तो वो वाला तरीका नहीं लगाना। फोर्स और एंगुलर मोमेंटम को ऐसे रिलेट करने का हमारे पास तरीका भी नहीं है, तो हमने जुगाड़ लगाया है। जुगाड़ क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म ऐसी है ना, और इसमें वेरिएबल कौन है, L तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो बचा कौन, आर क्यूब, 1/r³। तो मैंने आपसे बेसिकली ये पूछा है कि कौन से नंबर का डेरिवेटिव, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेता हूँ, 1/x³ है, ये पूछा मैंने आपसे, क्योंकि L स्क्वायर बाई म्यू तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम r³ का डेरिवेटिव r के विद रिस्पेक्ट टू ही देख रहे हैं कि किसका डेरिवेटिव लें कि 1/r³ आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने 1/2r² का डेरिवेटिव ले लिया। 1/2r² का डेरिवेटिव क्या होता है, नहीं, 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें क्या चाहिए था, 1/x³, तो ये -2 में उधर ले गया। ठीक है, ये काम किया। तो हमें चाहिए था माइनस, बाहर चाहिए था, माइनस यहाँ से चला गया। तो 1/2r² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/r³ होता है। देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत लगती है तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई क्रैमिंग वाला स्टेप नहीं है। हाँ बेटा, लग रही है दिक्कत, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाल, अपने बाल खींचने का मन कर रहा है, नहीं सही है चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्टेप हो गया। मेरे पास और भी तरीका है, मैं इसे एक और तरीके से करवाऊंगा, तो चिंता मत करना, ऐसे डर डर के नहीं बैठना क्लास में, आराम से हो जाएगा। लेकिन एक बार मैंने जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी में मोड़ दिया, आगे एक बार फिर से कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब करली बाय करली आर बाहर निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ करली बाय करली आर, और ध्यान रहे दूसरी तरफ क्या है, म्यू आर डॉट, यानी कि एक तरह का फोर्स है ना, और फोर्स इज इक्वल टू अब आ गया कि L स्क्वायर बाय हाँ प्लस यू। ठीक है, अब मैंने क्यों किया, अगर मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी प्लस समथिंग एनर्जी ही होएगी, और अगर उसे हम इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी बोल दें तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई फोर्स किसी पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव के इक्वल है,
इजंट इट, राइट? तो ये जो टर्म है इसे हमने नया नाम दिया, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी टोटल। ये क्या है? ये वैसे तो है, इसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसका काम ले रहे हैं रोटेशन में? पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। और ये टोटल जो है, टोटल, ये तो सिर्फ इसको बोलेंगे ना, टोटल टर्म को क्या बोलते हैं? टोटल टर्म को बोलते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमें एक और टर्म सीखने को मिल गई, वो क्या मिली कि इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। देखो यहां तक बात बन गई तो ओके। अब एक बार टोटल एनर्जी भी देख लेते हैं, टोटल एनर्जी, उससे आपको ये वाला एक्सप्रेशन फिर से समझ में आ जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। तो टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बोल रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। मास कौन सा लेंगे? रिड्यूस्ड मास, v² रहेगा प्लस u। ठीक है, v की वैल्यू इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स याद है या नकल मारोगे? ओके, r थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, बहुत अच्छे, पुट कर दो। कितनी हो जाएगी? 1/2 म्यू r डॉट r कैप ऐसे होगी? पक्का? पक्का? ओके। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर क्या? ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, करते ही करते हैं। कैप के ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट का भी स्क्वायर तो होता ही है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे v वेक्टर, v स्क्वेलर निकालने का जो तरीका है, v स्क्वायर निकालने का, वो या तो आप ऐसा लिखो कि v डॉट v, यानी कि उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो आप, ऐसे ले रहे हो। और जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i विद i 1, j विद j 1, तो एक्चुअल में आप किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? ऐसे v_r² प्लस v², है ना? यही निकालते हो। तो v² किसके इक्वल होगा? vr² प्लस v²। तो ये मैंने गलत किया है। अगर मैं ऐसे कर देता और ये ब्रैकेट लगा देता तो ठीक था। अभी भी ठीक नहीं है? ये उड़ा देते हैं हम। अब ठीक है? नहीं ठीक? और क्या कमी रह गई? मैंने भी ठीक ही लगी अंदर। क्या गड़बड़ है बताओ? यही बता रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला नहीं लगना। यही गलती बता रहा हूँ, यही गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। कैसे करते हैं? क्योंकि अगर आप इस v से आप a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं लिखना। इस v से v² निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है r.² प्लस r⁻²। ये तरीका है। ठीक है, ये कैसे आया? क्योंकि ये v² मीन्स v डॉट v, दिस इज अंडर रूट ऑफ v डॉट v, i विद i, j विद j, k विद k। ओके, क्लियर है? yes, तो v² कितना हो गया? v² हो गया r.² प्लस r⁻², है ना? तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 1/2 म्यू r.² 1/2 म्यू r² θ.² और प्लस u तो है ही है। अब एक बार फिर से थीटा डॉट किसके इक्वल है? L/μ r²। पुट करके देखो, ये बनेगा हाफ म्यू r.² प्लस हाफ म्यू r² L/μ r² का स्क्वायर प्लस u।
इज इट ओके? जो कटता काटो, क्या बचेगा? एक म्यू से एक म्यू कट जाएगा और एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाय म्यू आर स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर स्क्वायर ही रहा, नीचे वाले का एक पावर कट गया और एक बच गया। तो ये टर्म आपको कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? जो बच गई हाफ एल स्क्वायर बाय म्यू आर स्क्वायर प्लस यू। यस, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? इसके इक्वल आ गई। बोलो, पता लगा? अब तो वो कर लो, उसमें दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आया किस इक्वेशन से है? वो आया इस इक्वेशन से है। सब कुछ इसी से आया है, इसी इक्वेशन से आया है, इसलिए ये समझाया था एक बार। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको, मेरे को उम्मीद है कि याद हो जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई है ना। और इसे हम दोबारा लिखेंगे, अब आपने लिखवानी है मेरे को। बस एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट ही तो है। हाँ, तो लिखवाओ, चलो फिर पहली इक्वेशन लिखवाओ। म्यू आर डबल डॉट, मैं इक्वल टू ले जाऊंगा, इक्वल टू म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर नहीं था, प्लस एफ आर। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन लिखवाओ। दूसरी कौन सी थी? इसी के साथ लिखी हुई थी जो 2r डॉट थीटा डॉट आर थीटा डबल डॉट, नहीं आर था ना? ओके, इक्वल टू 0। अच्छा, तीसरा इससे जो फॉर्मूला निकाला था वो L क्या था? म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, जो कि कांस्टेंट है एक। तो थीटा डॉट की वैल्यू निकल रही है हमारे पास। थीटा डॉट कितना निकल रहा है? L बाय म्यू आर स्क्वायर निकल रहा है। ये भी हो गया। अच्छा, तो टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है? हाफ आर डॉट स्क्वायर प्लस ये तो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म हो गई। दूसरी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म्स हैं, प्लस यू, और इसमें जो ये वाली टर्म है दिस इज, मैं लिख देता हूँ यू डैश इज इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। सारी टर्म्स याद हो गई? जैसे मर्जी निकाल लो, थोड़ी थोड़ी याद हो गई। ओके, चलो अब एक और चीज़ प्रूव करते हैं। क्या दो चीज़ें कंजर्व हैं? कौन कौन सी? एंगुलर मोमेंटम, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे सामने है। ठीक है, अब अगर ये कंजर्व है तो इसका टाइम डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो निकाल के देखते हैं, इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। ठीक है, पूरी टर्म का टाइम डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ। हाफ म्यू कांस्टेंट है, बाहर रहेगा म्यू। आर डॉट स्क्वायर का टाइम डेरिवेटिव आर 2r, पहले आर डॉट सेम रहेगा, फिर डबल डॉट आएगा, है ना? ऐसे ही करते हो ना? बताऊं कि ओके, मैं एल स्क्वायर भी बाहर निकाल लेता हूँ, म्यू भी बाहर निकाल लेता हूँ। एक ना तो ये टाइम के साथ चेंज होता, ना ये टाइम के साथ चेंज होता। तो 1/r स्क्वायर का टाइम डेरिवेटिव चाहिए, -2 r डॉट। ठीक है, और प्लस du/dt। ओके, चलो तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और ये कितना बन गया? म्यू आर डॉट आर डबल डॉट प्लस माइनस हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है। तो
ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, एल स्क्वायर आर डॉट बाई म्यू आर क्यूब। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें डेरिवेटिव किसके आर का चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यू इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। उसमें कैसे करोगे, वो आर पे डिपेंड करेगा, तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंस है, एक्सप्लिसिट नहीं है ना। तो उस केस में हम क्या करते थे, सिंस u इज ए फंक्शन ऑफ r, तो du will be equal to du by dt will be equal to curly u by curly r into dr by dt प्लस करली u by करली t, अगर आप मानोगे तो, उसकी डिपेंडेंस मानोगे तो। याद है ना, किया था x1 x2 के साथ किया था। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा प्लस u by करली r इंटू आर डॉट, और करली u by करली t 0 है क्योंकि u की डिपेंडेंस टाइम पे डायरेक्टली नहीं है। यहाँ तक पहुँच गए? ओके। आर डॉट कॉमन निकल रहा है सभी में। एक बार मैं यहाँ से और यहाँ से क्यों काटा, तो यहाँ से तीनों जगह से मैं आर डॉट को कॉमन निकाल सकता हूँ। ओके। अब उस इक्वेशन को देखना, दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, उस इक्वेशन को। अच्छा पहले एल स्क्वायर बाई म्यू आर स्क्वायर को पुट करना हो तो कर लो, म्यू आर डबल डॉट किसके इक्वल है, अगर आप थीटा म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर, मैंने अभी पुट करके यही इक्वेशन लिखी थी, याद हो तो, एल स्क्वायर बाई म्यू आर क्यूब, अगर आप थीटा डॉट को पुट कर दो एल बाई म्यू आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई म्यू आर स्क्वायर, यानी कि मैं इसे लिख देता हूँ, एल को म्यू आर स्क्वायर थीटा पुट ही कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। नहीं तो मैं सीधा शॉर्टकट लिखूंगा, फिर मेरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, म्यू आर क्यूब यही है, और प्लस मैं लिख देता हूँ करली यू बाई करली आर। अगले स्टेप में सारा कुछ गुत्थी सुलझ जाएगी सारी। ओके। तो म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट में थीटा डॉट स्क्वायर बाहर आएगा, आ गया बाहर। म्यू आर स्क्वायर विल बी म्यू स्क्वायर आर 4, एक म्यू कट जाएगा और आर की पावर 3 कट जाएगी, तो ये बच जाएगा म्यू, ये आर थीटा डॉट स्क्वायर, एक बचेगा, एक, अच्छा दोनों ही काट दिए। ओके। तो म्यू आर ये काटना था, ब्रैकेट म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर, इजंट इट? ओके। और करली यू बाय करली आर क्या होता है, माइनस ऑफ एफ आर, तो मैं इसे माइनस ऑफ एफ आर भी लिख सकता हूं। तो म्यू आर डॉट दिस प्लस दिस के इक्वल है, इसके साथ ये सारी टर्म कटेगी, म्यू आर डॉट को वो वाली इक्वेशन लोगे तो दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तो टोटल कितना आएगा 0, यानी कि डी बाई डी टी कितना आ गया, यानी कि एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। किस इक्वेशन से, उसी इक्वेशन से। इसलिए वो डिफिकल्ट वाला प्रूफ पहले करवाया था कि एक बार आप उस रास्ते पे चल लिए तो आप अलग अलग जिस मर्जी रास्ते से चले जाओ, आपको उस इक्वेशन तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। ये दोनों इक्वेशंस आपको आती ही होनी चाहिए, इसी के आगे काम चलेगा। अगली इक्वेशन जो आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी इसी के बेसिस पे आएगी। उससे जो आपको पेपर में आर्टिकल आएगा जिससे सारा मोशन क्लियर होगा, वो भी इसी इक्वेशन के बेसिस पे आएगा। ठीक है। तो एक बार ज़्यादा लोड नहीं लेना, लेकिन एक सिंपल सा आर्टिकल सीखना है। उस सिंपल से आर्टिकल को मैं रिवाइज फिर से करवा रहा हूँ। ठीक। तो उसमें हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले देखा कि रिड्यूस्ड मास वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर आप दो बॉडीज़ लेते हो जिसमें से एक का मास ज़्यादा है एक का मास कम है, तो वो प्रॉब्लम ऐसी है जैसे एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी के चारों तरफ घूम रही है। वो प्रॉब्लम ऐसी है। कौन सी फोर्स की वजह से, एक सेंट्रल फोर्स की वजह से, जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये हो गया। उसके बाद हमने उसमें, क्योंकि वो प्लेन में कन्फाइंड है, तो हमने उसमें ले लिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स लोगे तो आई कैप और जे कैप में बात करना मीनिंगलेस है। आप बात करोगे आर कैप और थीटा कैप में।
तो आर के अलोंग अलग इक्वेशन आ गई और थीटा के अलोंग अलग इक्वेशन आ गई, और आर की इक्वेशन यूज करके हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव कर देंगे और थीटा की इक्वेशन यूज करके हम एंगुलर मोमेंटम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसे आप पिछले आर्टिकल से भी, पिछले चैप्टर से भी इस तरह से जोड़ सकते हो कि थीटा मतलब रोटेशन, और रोटेशन से मतलब आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात थीटा से ही हो सकती है। और रेडियल पार्ट में, रेडियल डिस्टेंस सिर्फ टाइम के साथ कुछ उसका वेरिएशन है, तो वो वाली बातचीत एनर्जी कंजर्वेशन को ही लीड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस हमने निकालनी है, एक से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व प्रूव करना है और दूसरे से एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करना है। और एनर्जी कंजर्वेशन लेते हुए हमें एक और बात पता लगी कि काइनेटिक एनर्जी को तो एक ही टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की दो टर्म्स हो गई हैं। एक तो नॉर्मल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh वाली, gmm/r² वाली, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है जो घूमने की वजह से, जो पोजीशन उसने घूमने में मेंटेन की हुई है, जिसे हम, क्योंकि वो सेंटर से फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वजह से बॉडी घूम रही होती है, तो यहाँ पे उसकी वजह से हम इसे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी में दो टर्म्स जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हैं, फर्दर डिवाइड होके तीन टर्म्स बना देती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी की दो टर्म्स हैं, जिन्हें टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सीखनी है। अगर ये दो इक्वेशंस आती हैं, उनके साथ खेलना आता है, तो आर्टिकल ख़त्म है। चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात लगती है तो बताओ। ठीक है, हो जाएगा। चल, कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल क्या करेंगे, इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करके लॉ ऑफ फोर्स देखेंगे कि कैसे काम करता है।